नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 11। ओके, तो इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? एंगल यानी कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। तो कोण के बारे में कितने कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दिया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगी देखने के लिए। ओके, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या करें, आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो को भेज देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। ओके, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर है, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। और इसका अब आप यहाँ पे पूरा नाम देख सकते हो टॉपिक में। तो कोणों के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं वो हम जानेंगे। पटरी प्रकार की सहायता से उन कोणों को बनाना भी सीखेंगे। ये हम इस चैप्टर के अंतर्गत पूरा सीखने वाले हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या दिया गया है कि वर्गीकरण के आधार पर छात्रों को श्याम पट पर प्रत्येक प्रकार के कोणों को बनाकर उनके बारे में बताना चाहिए। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। तो बताया जा रहा है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को सभी प्रकार के कोण्स बना करके श्याम पट पर, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर आपको दिखाने चाहिए। उनका रियल लाइफ में जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे भी उनको रिलेट करना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अब देखेंगे परिणाम के आधार पर जो कोण होते हैं, एंगल ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड्स के बेस पर कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। पहला एंगल आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शून्य कोण, यानी जीरो एंगल। अब जीरो एंगल कब होगा? जब कोण बनाने वाली दोनों किरणें संपाती होती हैं तो कोण कैसा बनता है? शून्य का बनता है। अब किस तरीके से? जैसे देखो, दो आर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हो, एक ये भुजा रही और एक ये भुजा रही। इन्हें इंग्लिश में आर्म्स बोलते हैं। जब दोनों भुजाएं, यानी कि जब दोनों भुजाएं मिलती हैं आपस में एक बिंदु पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो, एक ये रे है, एक ये रे है। जैसे मान लो इस तरीके से बना दिया, तो रे बना दिया मैंने। दोनों रे का एक पॉइंट मीट करेगा, जहां पे मीट करेगा वहीं पे एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा। तो अब जीरो अंश का एंगल कब बनेगा? यहाँ पे तो आप 35 का एंगल देख रहे हो। अब यहाँ पे जीरो अंश का कब बनेगा? जैसे इस तरीके से देखिए, एक हमने लाइन इस तरीके से खींच ली, या रे खींच ली हमने, और यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया इसका, और इसी के साथ संपाती का मतलब होता है इसके ऊपर, मतलब समान तरीके से इस पे लेट जाए इस तरीके। जैसे मान लो अगली जो हम रे है वो भी रे इसी के ऊपर लिटा रहे हैं, इस तरीके से रे लिटा रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो जीरो अंश का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको एंगल नहीं दिख रहा होगा, जीरो अंश का एंगल है इनके बीच में। तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के मतलब ऊपर, जैसे मान लो कि एक दूसरे के ऊपर लेट जाना से मतलब हो, ऐसे मान लीजिए कि संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाना। तो इस तरीके से हो गया, एक के ऊपर एक आप आर्म को रख दो, उसकी जो रे दी गई है, एक रे जैसे मान लो कि ये रे एल है, जैसे मान लो ये रे एल है और एक रे है यहाँ पे एम, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सटा दो, तो आपका जीरो अंश का एंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, हमने आपको समझा दिया है। अब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जानिए। देखिए, तो न्यून कोण में लिखा हुआ है एक्यूट एंगल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यून कोण को। और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 90 अंश, अर्थात समकोण से कम माप वाले कोणों को न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो कोण बना है वो आपका यहाँ पे अबस, यानी देखो यहाँ पे अबस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ए बी सी भी लिख सकते हो। जैसे एंगल बनाया आपने ए बी सी, तो यहाँ पे जो बीच में एंगल बन रहा है, बीच में जो शब्द हो गया, आपका वर्ड हो गया या आपका लेटर हो गया, जो है वही एंगल, वहीं पे एंगल बन रहा है, ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अरा, यहाँ पे सरा, और यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रही हैं दोनों, यहाँ पे ये देखिए लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट कर रही है वहां पे जाकर के ये 35 अंश का एंगल बन रहा है।
अब ये जो एंगल है देखिए, एक्यूट एंगल क्या है, 90 अंश से कम का है। ये एंगल 89 तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? 89 तक हो सकता है। यानी आप ले जाओगे, जैसे मान लो 1 से लेकर के 89 तक जा सकता है। बट अगर आपने यहाँ पे 90 कर दिया तो 90 करने पर ये गड़बड़ हो जाएगा, ये फिर समकोण हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 89 तक ले जा सकते हो आप इसको। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब समकोण देखते हैं, समकोण क्या होता है। ठीक है, आराम से समझ जाइएगा, एकदम आसानी से समझा दूंगा, कोई आपको हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। समकोण यानी कि राइट एंगल, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अवश्य 90 अंश का है। तो यहाँ पे देखिएगा अ हो गया, ये स हो गया, ये अ हो गया, और ये मीट कर रहा है किस पे? ब पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे दो आपकी यहाँ पे लाइन सेगमेंट दी गई हैं, और वो लाइन सेगमेंट दोनों मिल रही हैं एक पॉइंट पर, जो पॉइंट है आपका बी। और ये देखिए सीधा लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर रखा होगा, पड़ा होगा, तभी ये 90 अंश का एंगल बनाएगा। ठीक है, कितना परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके ऊपर लंब होगा। तो लंब होगा एक आपका लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरी लाइन सेगमेंट लंबवत गिरती है, लंबवत उस पर डाली जाती है, तब 90 अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, चित्र आप देख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये 90 अंश का ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अधिक कोण आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल आपका। समकोण अर्थात 90 अंश से अधिक एवं दो समकोणों अर्थात आपका 180 अंश के बीच का कोण ही आपका क्या होता है? अधिक कोण होता है। यानी इसका जो मान होगा वो 91 से लेकर के 91 अंश से लेकर के यहाँ ये 179 तक आपका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसे मैथ की भाषा में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 90 अंश से तो होना चाहिए एबव, यानी थीटा कोण मान लेते हैं यहाँ पे, 90 अंश से एबव होना चाहिए, और लेस देन होना चाहिए 180 से, लेस देन कितना होना चाहिए? 180 से लेस देन होना चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा वही आपका क्या होगा? आपका अधिक कोण होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 90 अंश से ज्यादा, 180 अंश से कम, यानी 91 अंश से स्टार्ट करके आप इसे 179 के बीच में लिख सकते हो। ठीक है, यानी इनके तक लिख सकते हो, 179 भी लिख सकते हो, 91 भी लिख सकते हो, बट आप 180 और 90 नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा था? अब स इन्होंने, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इनका, यहाँ पे 120 अंश का कोण बना के दिखाया है इन्होंने, 120 अंश का, और ये स हो गया, ये अ हो गया, दोनों यहाँ पे आपकी जो लाइन सेगमेंट हैं वो मिल रही हैं, और यहाँ पे जो इनके मिलने से जो एंगल बन रहा है वो आपका 180 अंश 120 अंश का है, जो कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। यहीं पे अगर मान लो कि ये 95 भी बना देता तो भी इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ही बोलते हैं। अगर ये 179 भी बना देता तो भी हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल ही बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। तो 90 अंश का समकोण होता है, पर 90 अंश से जैसे ही ऊपर जाएंगे 180 से नीचे रहेंगे तो हमारा जो कोण होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि जिसे हम अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब रिज कोण देखते हैं, रिज कोण क्या होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखो, दो समकोणों के बराबर कोण को एक रेखीय कोण कहते हैं, रेखी कोण, रिज कोण। ठीक है, और आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, ये कोण आपका एक ही नाम है। इस कोण की भुजाएं एक दूसरे के विपरीत में होती हैं, अवश्य एक रिज कोण है। किस तरीके से? जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट तो ये है, इधर की साइड पे चला गया कि आप लिख सकते हो ब और स, एक लाइन सेगमेंट तो ये हो गया। जैसे इस तरीके लिख लो, जैसे ये हमने मान लिया स है, ये स है, और यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ पे पॉइंट ब है, सॉरी ब लिखना है, बी लिख दिया, ब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इधर की साइड पे भी एक लाइन सेगमेंट लगा हुआ है जो ब से जुड़ा हुआ है, और ये अ तक गया है, तो इसे में अ और ब बोल सकते हैं, और इसे ब और स बोल सकते हैं। इसमें दो लाइन सेगमेंट जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका 180 अंश का है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक दूसरे के विपरीत में है कि नहीं है ये। अगर मान लो इसे हम रे मान लेते तो एक रे इधर जा रहा है, इधर की साइड पे जा रही है, इधर ये जा रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट में जा रही हैं। तो क्या हो गया, एक दूसरे में अपोजिट में जो आपकी किरणें मिलती हैं, जो रेस मिलती हैं, और उनके बीच में जो एंगल बनता है मीटिंग पॉइंट पर, वो आपका 180 अंश का बनता है। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं बृहद कोण क्या होता है। बृहद कोण के बारे में जानिए। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वह कोण जो दो समकोणों यानी कि 180 अंश से बड़ा होता है अर्थात चार समकोणों यानी 360 अंश से छोटा होता है, बृहद कोण कहलाता है। अब देखो कैसे कहा, दो समकोण, समकोण कितने का होता है 90 का। दो समकोण है तो दो का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 180 अंश बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कहा है, चार समकोणों का, तो चार समकोण यानी कि आपका हो गया 9 चौके 36 360 अंश। तो इनके दोनों के बीच में रहेगा, इनके दोनों के बीच में रहेगा। कैसे, जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा 180 से, देखिए ये हमेशा एबव रहेगा, 180 से हमेशा बड़ा रहेगा थीटा जो एंगल होगा, यानी थीटा को हम बृहद कोण मान लेते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल मान लेते हैं। और ये हमेशा छोटा रहेगा 360 अंश से। ठीक है, तो किस किस के बीच में जा सकता है, यानी 180 से लेकर के, मतलब 180 से स्टार्ट होकर के ये जा सकता है कितना, तो आपका 359 अंश तक। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल ही बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए, अब हम देखते हैं संपूर्ण कोण को। संपूर्ण कोण क्या होता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल यानी 360 के कोण को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, यानी 360 अंश का जब एंगल बनता है तो उसे संपूर्ण एंगल बोलते हैं। जैसे शून्य कोण की तरह ही यहाँ भी कोण निर्मित करने वाली दोनों किरणें संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटी होती हैं। जैसे इस तरीके से एक हो गया, इसी के ऊपर दूसरा देख सकते हो, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो। शून्य की तरह ही इसकी भी फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आप किसी भी ग्राउंड में है, तो आप जैसे मान लो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे सर्कल टाइप में घूम के आ गए, तो यानी कितने का, जैसे घड़ी में आपने देखा होगा टोटल जो एंगल बनता है वो 360 अंश का बनता है। जहाँ से आपकी जो आपकी घड़ी की सुइयाँ होती हैं जहाँ से चलती हैं वहीं पे चली जाती हैं, लौट के वापस तो 360 अंश का एंगल बना देती हैं। तो इस तरीके से आप 360 अंश के एंगल को समझ सकते हो। 360 अंश का एंगल पूरा आपका संपूर्ण एंगल कहलाता है, कंप्लीट एन एंगल। ठीक है, अब ये जो आपके क्वेश्चन हैं आसन कोण, संलग्न कोण, ये जो आपके स्थिति के आधार पर है, इनको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। और आज वीडियो नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे सभी चैप्टर वाइज वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हम आज आगे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो आपको हमने एंगल्स बताए थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको पता भी होगा उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्थिति के आधार पर। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखा देखिएगा, उसमें मैंने आपके जो एंगल्स कराए थे उसमें आप देखेंगे तो हमने एक्यूट एंगल आपका कराया, राइट एंगल ट्रायंगल कराया। ठीक है, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। एंगल्स के बारे में सभी जो एंगल्स के टाइप्स थे वो मैंने जो कराए थे वो किसके बेस पे कराए थे, तो आप देख सकते हैं ये सभी एंगल्स के टाइप्स मैं आपको करा चुका हूं। और ये जो बेस था इसका, वो बेस था आपका क्या, आपका मैग्नीट्यूड्स के बेस पर आपके ये थे, ये देख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड के बेस पे यानी परिमाण के बेस पर आपके थे। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसके बेस पर, तो अब ये हम कर रहे हैं स्थिति के बेस पर, यानी पोजीशन के बेस पर एंगल्स के टाइप को देख रहे हैं। एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, देयर पोजीशन। ठीक है, उनकी पोजीशन के बेस पर यानी उनकी स्थिति के बेस पर एंगल्स को हम देखने जा रहे हैं। पहला एंगल देखिएगा साथियों, लिखा हुआ है आसन कोण, या हम इसे संलग्न कोण भी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एडजेसेंट एंगल है। जब दो कोणों का शीर्ष एक ही होता है तो और दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन कोणों को आसन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पे जो आपका बताया गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो वर्टेक्स दिख रहे हैं, यानी जहाँ पे ये मिल रही हैं, जो आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं जो मिल रही हैं, वो उसका पॉइंट एक बी है।
ठीक है, एक पॉइंट बी है और इसमें एक कॉमन भुजा है। कॉमन भुजा कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भुजा आपको दिख रही है बीडी, बीडी जो आर्म है ये कॉमन है दोनों में। कैसे कॉमन है तो देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो आप देखिएगा सी बी डी, एक एंगल फॉर्म हुआ कितना, सी बी डी, सी बी डी कितना 40 अंश का दिया हुआ है आपको। यहाँ पे जो दूसरा एंगल देखेंगे हम, अब इसका रंग चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, दूसरा एंगल देखेंगे तो ए बी और आपका डी, यानी ए बी डी, ए बी डी बराबर में 50 अंश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका कॉमन वर्टेक्स देखोगे, यहाँ पे जो इसका शीर्ष देखोगे वो आपको बी ही लिया गया है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे जो भुजा आप देख रहे हो ये वाली बी डी वाली, ये भी दोनों में कॉमन है। जब कॉमन होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे बोलेंगे कि ये आसन्न कोण है या आपका संलग्न कोण है। ठीक है, क्या है, संलग्न कोण है। चलिए आगे हम देखते हैं संपूर्ण कोण को। संपूर्ण कोण क्या होता है, आप ये समझ गए होंगे संलग्न कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा आसन्न आपका संपूर्ण कोण देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे बोलते हैं उसको देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है ऐसे दो कोणों का कोण जिनका योग दो समकोणों के बराबर होता है संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है जब दो समकोणों के योग के बराबर उसका हो जाए। जैसे एक समकोण, जैसे समकोण होता है 90 अंश का, पहले बताया था आपको, फिर आपको दूसरा समकोण लगाना है। अब इन दोनों को देखेंगे तो आपका 180 अंश का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 180 अंश है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तब जब दो एंगलों को जोड़ करके हम 180 अंश उनका योग कर देंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो दो समकोणों, देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दो समकोणों के योग के बराबर हो जाता है तो उसे संपूर्ण एंगल बोलते हैं। इसी प्रकार सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के किसी बिंदु पर मिले तो बने हुए संलग्न कोण को एक दूसरे का संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी एक सरल रेखा, यानी एक सरल रेखा ये गई है, ठीक है, यहाँ पे एक सरल रेखा है और यहाँ पे कहा गया है एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के साथ बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिल रही है दूसरी सरल रेखा। तो जैसे ऐसे मान लो कि इस तरीके से एक रेखा पड़ी हुई है, यहाँ पे देखिएगा तो ये भी एक रेखा है, इस पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है, मिले तो इस प्रकार बने संलग्न कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, संपूरक हैं, क्योंकि अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो ये 180 के ही हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे एक 35 अंश का एंगल बन रहा है, इधर देखेंगे तो ये 145 अंश का बन रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया कि ये जो 145 अंश है ये कौन सा एंगल है, और यहाँ पर जो 35 अंश है ये कौन सा एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल है। और ये आपका कौन सा एंगल है, जो आपको बताया था कि 90 से ऊपर होगा और 180 से नीचे होगा हमेशा, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा देखिएगा, वहां पे सब चीजों को क्लियर किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोट पूरक कोण क्या होते हैं। कोट पूरक कोण के बारे में जानते हैं। तो कोट पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश या समकोण के बराबर होता है, ऐसे ये कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 30 और किसको देख सकते हो, 60 को देख सकते हो। जैसे कि इस तरीके से बनाया, इस तरीके से, और इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, इसके दो भाग कर दिए तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल्स को देखिएगा, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का योग अगर हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसे हमने थीटा 1 मान लिया, सॉरी थीटा सही नहीं बना पाया, ठीक है, देखिए इसे थीटा 1 बना दिया, इसे थीटा 2 बना दिया। अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे यानी थीटा 1 प्लस में थीटा 2, ठीक है, प्लस में थीटा 2 बराबर में आप 90 अंश रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोट पूरक कोण होते हैं। दो कोणों का योग आपका 90 अंश होना चाहिए तो कोट पूरक कोण कहलाएगा। इस तरीके से आप फिगर भी इसका बना सकते हो। ठीक है, अगला कोण देखते हैं हम, शीर्ष विमुख कोण, यानी जो आप देखते हैं सम्मुख कोण या शीर्ष विमुख कोण हम इन्हें बोलते हैं। तो देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखिए कुछ आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो बीच में जो कोण बनता है वो आपका, यानी जो कोण बनते हैं उनके,
और उनके सम्मुख बने कोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। जैसे इस तरीके से दो आपकी जो लाइंस हैं, ये मैं लाइंस बना दूं, इन लाइंस दो लाइन आपकी काट गई एक दूसरे को, इस पॉइंट पर काटा है। आप यहाँ पे पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इन्होंने काट दिया, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल कैसा होगा, समान होगा। यानी ये जो आप एंगल देख रहे हो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा एक दूसरे के समान होगा। और ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली कैसे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये कैसे कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमेशा समान होते हैं, ये और ये इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है। ठीक है, चलिए साथियों आगे अब हम ये जो आपका पटरी प्रकार की सहायता से कोण को बनाना, ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके साथियों, थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथियों आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब भेज सके। ठीक है, तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भेज भी दीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि पटरी प्रकार की सहायता से आप किस तरीके से जो 60 अंश का एंगल है इसको आप बना सकते हो। ठीक है, पहले हम 60 अंश के एंगल को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और रचना किस तरीके से लिखनी है वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बता दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पटरी लेनी है, प्रकार लेनी है, एक पेंसिल लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, पटरी को आप इस तरीके से पेज पे रख लीजिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, आप रख लेंगे और रखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, या आप एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिएगा। तो ये लाइन सेगमेंट हमने खींच दिया। अब खींचने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, उचित नाप के एक रेखा खींचिए। अब रेखा का आप नाम भी दे सकते हो, जैसे इसने ब और स दिया हुआ है, हम यहाँ पे ए और बी दे देते हैं। ए और बी एक आपकी एक रेखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रकार है उससे आपको यहाँ पर इसको केंद्र मान करके, यानी प्रकार का यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको रख के आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। एक त्रिज्या जो एक ले लीजिए, जो भी लेना चाहो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ने खींच दिया एक त्रिज्या लेकर के, आप कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है उससे मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि हमने बिंदु ए को मान करके, ए को सेंटर मान के, केंद्र मान करके एक उचित दूरी का या उचित लंबाई का हमने एक त्रिज्या ली है, उससे हमने क्या कर रहा है, एक चाप लगाया है। चाप लगाने के बाद ये जो चाप है वो हमारा पॉइंट मान लीजिए सी पे काट रहा है। किस पे काट रहा है, सी पे काट रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आगे का नेक्स्ट का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे अब हमने क्या करा कि हमने सी पॉइंट को सेंटर मान के यानी केंद्र मान करके यहाँ पर क्या करा, उसी उचित दूरी का जो पहले मैंने ली हुई थी केंद्र, जो उचित त्रिज्या ली हुई थी वही हमको फिर रखनी है, मतलब उसमें कोई हटाना बढ़ाना नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक चाप और लगा दिया। ठीक है, सी को केंद्र मान करके, सी को केंद्र मान करके लगा दिया चाप। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसे अगर आप जब ये चाप लगा रहे थे तो इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से लगा करके आपने इस तरीके से चाप लगाया, चाप लगाया, ये पॉइंट मान लीजिए कोई नया पॉइंट आ गया, इस पे ये काट गया। यहाँ पे जो पॉइंट आ गया डी, ये डी पॉइंट पे काट गया, डी पॉइंट पे काट गया। तो आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे ए पॉइंट को और डी पॉइंट से मिला देना है, ए पॉइंट को डी पॉइंट से मिला देना। जैसे ही आप मिलाओगे तो आपको यहाँ पे 60 अंश का एंगल मिल जाएगा। कितने का अंश का एंगल मिल जाएगा, 60 अंश का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे इनकी आप थ्योरी इनका लिखा हुआ भी देख सकते हैं, किस तरीके से आपको रचना लिखनी है। मैंने कहा जो कर रहे हो वही लिखते जाना। ठीक है, लिखते जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी सीधी आपका एंगल भी बन जाएगा और आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इनकी। तो आगे देखिए बढ़िए। ठीक है, अब 90 अंश का एंगल देखिए, तो 90 अंश का एंगल देखिए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में, देखेंगे तो ये 2017 में पूछा गया। देखो
2017 में। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो कब पूछा गया था, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इसका कब पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया है। इसमें देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि हमें 90 अंश का एंगल बनवा के दिखाओ, किस तरीके से 90 अंश का एंगल बनेगा। तो देखिए रचना के बिंदु जो करते हो उसी तरीके से लिखने होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से बताता हूँ। जैसे एक आपको क्या खींच लेनी है, एक आपको लाइन सेगमेंट खींच लो, ठीक है। एक आपने लाइन सेगमेंट खींच लिया, या आपने एक मान लीजिए लाइन खींच ली, अभी एरो नहीं लगाए हैं तो ये लाइन नहीं है, जब इन पे एरो लगा देंगे तब ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो हम इसे लाइन सेगमेंट मानते हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमको इसके पॉइंट मान लेने हैं, क्या पॉइंट मान लेने हैं कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ये बी है, ठीक है। और इनके दोनों के ए और बी पॉइंट मान लिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट ए को केंद्र मान करके, पॉइंट ए को केंद्र मान करके एक जो प्रकार में एक उचित दूरी ले लो, उचित दूरी की एक त्रिज्या ले लो, और इस तरीके से त्रिज्या लेने के बाद आपको यहाँ पे एक चाप लगाना है। इस तरीके से चाप लगा दिया आपने, लगा दिया चाप। लगाने के बाद जो ये जो चाप है वो आपका किस बिंदु पे काट रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे सी बिंदु पर आपका ये चाप काट रहा है, ठीक है। सी बिंदु पर चाप काट रहा है। अब आपको क्या करना है, सी बिंदु को केंद्र मानकर लिखते जाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है। सी बिंदु को केंद्र मान करके उसी दूरी का, जो हमने पट्टी प्रकार जो प्रकार में हमने ली थी, उसी दूरी का हम एक और चाप मारेंगे। तो इस तरीके से चाप लग गया, ठीक है, चाप लग गया। अब यहाँ पे मान लो कि हमें एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे डी पॉइंट मिल गया। अभी तो ये 60 अंश का एंगल बना है, कितने का बना है, 60 अंश का। अभी फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे लौट आना है, ठीक है। लौट आओगे यहाँ पे तो इस पॉइंट ए को केंद्र मान लो। ए को केंद्र मान करके आपको क्या करना है, उसी दूरी का आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से करोगे तो पहले तो इसे पूरा खींच दो, इसे पूरा खींच दो पहले, ठीक है। पूरा खींच दोगे तो इसमें क्या है, इसमें जो आगे कटेगा वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको अभी ए पॉइंट को छोड़ो, अभी ए पॉइंट को छोड़ो, ए पॉइंट को मत मानो। आपको इसी तरीके से इसकी पहले दूरी हमने बढ़ा के रखी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इस पॉइंट को, डी पॉइंट को केंद्र मान लूंगा। डी पॉइंट को केंद्र मान करके हम और उसी उचित दूरी का यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब उसी से चाप काट देंगे हम, ठीक है। चाप काट दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉइंट मिला वो हमें मान लीजिए कि यहाँ पे ई पॉइंट मिला। क्या मिला, ई पॉइंट मिला। अब देखो, अब क्या करना है, अब इन दोनों को केंद्र मानना है एक एक बार। इसे भी एक बार केंद्र मानना है, ठीक है, इसे भी एक बार केंद्र मानना है। और यहाँ से उसी दूरी का यहाँ इधर की साइड पे लगाओगे और इसी से इसकी साइड पे लगाओ, इस तरीके से ये कट जाएंगे। अभी ऊपर साइड पे जगह नहीं बच रही है, ठीक है, ये कट जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे पटरी रखनी है और पटरी रख के इस तरीके से ए पॉइंट से मिला देना है। जैसे ये पॉइंट से मिलाओगे आपका 90 अंश का एंगल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 90 अंश का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, आसानी से आपका हो जाएगा। पट्टी प्रकार लीजिएगा और आप आसानी से बना सकते हो। ओके साथियों, रचना लिख सकते हो जिस तरीके से आपने किया हुआ है। पहले क्या करा, एक आपने लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद फिर आपने एक पॉइंट ए माना, ए पॉइंट को केंद्र मान करके, और एक उचित दूरी लेकर के, उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के आपने एक चाप लगा दिया पूरा। चाप लगाने के बाद फिर क्या करा आपने, यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिल गया सी पॉइंट को केंद्र माना, केंद्र मान करके उसी दूरी, उचित दूरी का आपने यहाँ पे एक चाप लगा दिया, जो कि पॉइंट डी पर काट गया। फिर क्या करा, पॉइंट डी को केंद्र मान लिया, फिर एक आपने चाप लगा दिया इधर की साइड पे, ये वाला, ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब दोनों को एक एक बार क्रम से केंद्र मान करके काट दो। अब जैसे ही उतनी उचित दूरी का काटोगे तो आप सीधा ये जो मिलेंगे वो 90 अंश के एंगल पर ही मिलेंगे जाके, ठीक है। 90 अंश का एंगल इस तरीके से बन जाएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। रचना जिस तरीके से करते गए हो उसी तरीके से आपको रचना लिखनी है, ठीक है। तो पूरा आपका 90 अंश का एंगल बन जाएगा। ओके साथियों, समझ में आ गया होगा, आसानी से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, बहुत सिंपल आपको वर्डों में आपको यहाँ पे समझा दिया। चलिए साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर अभी 11 चल रहा है। तो इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको वहाँ पे सभी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का एंगल किस तरीके से बना सकते हैं। कितने का,
120 अंश का एंगल किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको 90 अंश का एंगल और 60 अंश का एंगल बताया था। अब यहाँ पे 120 एंगल बताएंगे। तो इस तरीके से एक आप लाइन सेगमेंट खींच लीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद आपको इन पे एक पॉइंट मान लेने हैं। ठीक है, इसे पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट ए से बी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट ए को केंद्र मान करके इसे केंद्र मान लीजिए। केंद्र मान करके आपको एक उचित दूरी लेनी है प्रकार में, और इस तरीके से एक चाप लगा देना है। इस तरीके से काट दो इसको। ठीक है, कट गया। अभी मैं उससे काटता तो क्लियर कट मतलब वैसा बनता, अभी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आप काटेंगे कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट जिस पर ये काटा हुआ है, ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो सी है। क्या है, सी है, जिस पर ये इस लाइन को काट रहा है, यानी लाइन सेगमेंट को काट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सी को केंद्र मानना है। सी को केंद्र मान करके और हम एक चाप उसी दूरी का लगाएंगे, उसी जो दूरी उसमें ली हुई है उसी का एक लगा देंगे चाप। ठीक है, लगा दिया। अब ये मान लो कि ये जो है वो आपका डी पॉइंट पर काट गया, सी हो गया, डी पॉइंट पर काट गया। डी पॉइंट को केंद्र मानना है, इसे डी बनाएंगे थोड़ा। अरे पूरा फिगर कट गया। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे इस तरीके से आपने एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट खींचने के बाद पॉइंट मान लो, यहाँ पे पॉइंट हमने बी मान लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट ए मान लिया। पॉइंट ए को केंद्र मान करके और पटरी प्रकार में एक उचित दूरी लेकर के एक चाप हमने लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद अब हमको जो पॉइंट यहाँ पे जो काटा है, ये इस पॉइंट पर जो काटा है इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। क्या है, ये पॉइंट सी पर मान लो काट गया तो पॉइंट सी हो गया। अब यहाँ से ही हम वही दूरी लेकर के आप एक चाप और लगाएंगे तो इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा। तो ये जो मान लेते हैं कि पॉइंट ये आपका डी पर काट गया, डी पर काट गया। अब आपको क्या करना है, इसी को पॉइंट को केंद्र मान करके एक बार और लगाना है चाप, इस तरीके से लगाना है। तो कट गया ना। अब जैसे ही जहाँ पे ये कटा जाके, तो अब इसको क्या करना है, इसको मिला दो भाई, इसको मिला दो। तो अब जो एंगल बनेगा वो 120 अंश का ही एंगल बनेगा। कितने का, 120 अंश का ही एंगल बनेगा आपका। तो इस तरीके से आप कोण बना सकते हो। तो आपका 120 अंश का बन जाएगा। थोड़ा अभी एग्जैक्ट नहीं ये होगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं तो हाथ से ही इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है तो आपका कुछ इस प्रकार से ही बनकर आएगा जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जो आप कर रहे हो वही आपको लिखना होता है रचना में, बस और कुछ नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, वही सब पॉइंट लिखे हैं जो इन्होंने यहाँ पे करे हुए हैं। ओके साथियों, तो यहाँ पे 120 अंश का जो आपका एंगल था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये वीडियो दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके साथियों, थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। इसमें आज वीडियो नंबर आपका 5 होने वाला है और आज आपके सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं एक्सॉम्स के, यानी अवग्रहीक आपके जो हैं उनके पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं सबको समझाऊंगा मैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट में बोल रहे हैं कि यदि एक रेखा, यानी कि एक रेखा है के किसी बिंदु, यानी एक रेखा बना लेते हैं पहले, इस तरीके से एक रेखा हमने बना ली। इस पे कोई एक बिंदु मैंने मान लिया, चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है। अब कह रहा है यदि एक रेखा के किसी बिंदु से रेखा के एक ओर कोई किरण, यानी रेखा के एक ओर कोई किरण खींची जाए, यानी मान लीजिए इस तरफ में एक किरण खींच देता हूं, इस तरीके से एक मैंने किरण खींच दी, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग, यानी इस प्रकार जो कोण बनेंगे, कोण कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक कोण ये बन गया, ये एक कोण बन गया और ये कोण ये बन गया, दो कोण बन गए। तो दोनों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, उनके दोनों का जो योग होगा वो दो समकोण के बराबर होगा। तो आपने स्ट्रेट एंगल जो हमने आपको बताया था वो आपने पढ़ाई है।
तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो 180 अंश का होता है, सरल रेखा पे बनता है। तो वही तो है, सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं और यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों जो आपके कोण होंगे तो वो 180 अंश के होंगे, उनका दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश का ही तो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कोण 1 और कोण यहाँ पे 2, इन दोनों में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन जो आपकी होती है इस पे 180 अंश का ही कोण बनता है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो वही तो कह रहा है दो समकोणों के बराबर, दो समकोण का मतलब क्या है, 2 इंटू में 90, और जब 90 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 180 आ जाएगा। तो 180 तो होगा ना, तो 180 की तो ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पॉइंट समझ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे डिलीट कर दे रहा हूं। देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, यदि दो आसन्न कोणों का योग दो समकोण हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होंगी, यानी जो उनकी जो बाह्य भुजाएं होंगी, बाहर की भुजाएं एक ही रेखा में होंगी। जैसे मान लो कि इस तरीके से अभी जो बनाया हम लोगों ने इस तरीके से, तो इस तरीके से एक बनाया कि दोनों अगर 180 अंश के ये बन रहे हैं, दोनों 180 अंश के बन रहे हैं, तो इनकी जो बाह्य भुजाएं होंगी, यानी जो बाहर की जो भुजाएं होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होंगी। किस रेखा, एक ही रेखा में होंगी कि नहीं होंगी, देखो यहाँ पे एक रेखा देख लीजिए, यहाँ पे जो रेखा हमने ये पूरी खींची हुई है इसी रेखा की तो ये भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये भुजा इसकी इधर चली गई, एक ये भुजा इसकी है, यहाँ पे ये एक मान लो आसन कोण बना रहा है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ मिलके जो आपका दो आसन कोण बन रहे हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही रेखा पे, तो ये रेखा जो भी है एल है, इसे एल एम जो भी मान लीजिए, तो उसी पर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करें, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करें। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से काट जाएं, इस तरीके से काट जाए, मान लो ये भी प्रच्छेद हो गया, तो उस बिंदु पर बने शीर्ष विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। तो शीर्ष विमुख कोण कौन सा, एक ये कोण बन जाएगा, इसके बराबर ये कोण हो जाएगा, और यहाँ पे ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। शीर्ष विमुख कोण बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर में हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है। चलिए पॉइंट नंबर हम 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहा हुआ है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करें तो शीर्ष विमुख कोण समान होते हैं। ये पहले ही ऊपर हो गया, शीर्ष विमुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। यदि दो तिर्यक रेखाएं दो समांतर रेखाओं को काटें, ठीक है, यानी इसमें क्या गया, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि जो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इन दोनों को एक रेखा काट गई है, यानी ये तिर्यक रेखा काट गई है इनको। ठीक है, ये रेखाएं हैं, तो इस तरीके से इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, पहला बनेगा संगत कोण। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे संगत कोण आप देख सकते हो, एक कोण तो ये रहा, एक कोण ये रहा, तो ये दोनों जो आपके देखो इसमें क्या है, एक साइड के एंगल्स लिए जाते हैं संगत कोण में, एक साइड के एंगल लिए जाते हैं, यानी ये भी इसी साइड का है, जैसे इससे साइड दो बनती है, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, तो इसमें एक साइड के एंगल लिए जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इससे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे एक ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कैसे, संगत कोण है। यहीं पे देखेंगे तो ये एंगल और यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो भी संगत कोण होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें काट देते हैं, ये एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखेंगे तो भी ये संगत कोण है। और इसी के साथ इसे थोड़ा मैं आगे इस लाइंस को बढ़ा दूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एक यहाँ एंगल बनेगा, तो भी ये संगत कोण है। तो इस तरीके से आपको संगत कोणों के बारे में पता चल गया। एकांतर कोण क्या होते हैं, देखिए ये जेड शेप के साइड में बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, देखो एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल बराबर है। ठीक है, जब ये एंगल देखो ये और ये बराबर है, एकांतर कोण है, तो ये एंगल भी एकांतर कोण है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अंतः कोण। अंतः कोण क्या होते हैं, ये अंतः कोण मतलब अंदर के कोण जो होते हैं, ये आपके यहाँ पे 4 अंदर के कोण हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 अंतर के कोण है, अंतः कोण है, जिन्हें आप इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा, देखिए समांतर एवं तिर्यक रेखा से बने कोण बता दिया अभी क्या है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, इसे भी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये, मतलब इसकी जो कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित कोणों के परिमाण
देखकर बताइए कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 60 अंश का एंगल है। 60 अंश का एंगल किस में आता है? एक्यूट एंगल में आता है, मैंने आपको बताया था। और ये 120 अंश का एंगल है तो ये किस में चला जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल में चला जाएगा। इसमें मैंने देखो जो आपका यहाँ पे बताया था ये एक्यूट एंगल है, वो हमने बताया था कि आपका एक से लेकर के एक अंश से लेकर के ये आपका 89 अंश तक आपका जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो हमेशा 91 अंश से आगे चलेगा। 91 अंश भी हो सकता है और 179 अंश तक ये जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 165 अंश देखेंगे तो भी ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 अंश का एंगल है। यहाँ पे 30 अंश एक्यूट एंगल है, 40 अंश यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल है, 140 अंश ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये सभी एंगल्स आपको बता दिए कौन कौन से, पहले ही वीडियो में मैंने ये सभी एंगल्स आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हल में भी ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? न्यून कोण, अधिक कोण, हिंदी है इनकी लिखी हुई है। ठीक है, अधिक कोण हो गया, ये समकोण हो गया, न्यून कोण, अधिक कोण बता दिया था। ठीक है, तो अब ये चीजें, अब परीक्षा होगी जो प्रश्न है वो आपको मैं पूरा प्रॉपर नोट्स के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, तब मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके साथियों, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। और आज इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप कर सकते हैं, इनको किस तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के डील करना है, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन लिखना है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये चीज़ आप जरूर से देख लीजिएगा। आपके पास पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे चांदा बोलते हैं, ये आपके पास चांदा होना चाहिए। इसमें आप किस तरीके से जो अंश हैं उनको किस तरीके से देखोगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले ये लाइन का मतलब समझ लीजिए, ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन का मतलब होता है आपको, देखिए यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट माना हुआ है, वहां पे इस पॉइंट पे रखना है इसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक छोटी सी लाइन खींची हुई है, छोटी सी, यहाँ पे देख सकते हो ये छोटी सी लाइन खींची हुई है। यहीं पे आप इस पॉइंट जहां से नाप रहे हो उस पॉइंट को इसमें बीच में रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जिस पर आपने एंगल बनाया हुआ है। अब देखिए इस चांदे में आप देखेंगे तो इधर से देखेंगे, इधर से इधर तक नीचे तक देखिएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, देखिए ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 10 हो गया। 10 के बाद आप देखेंगे 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो इस तरीके से पूरे यहाँ पे अंश लिखे हुए हैं, 180 तक अंश लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो दूसरी साइड से भी स्टार्ट होके लिखे होंगे। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10, 20, देखिए ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको 180 अंश देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी से भी नाप सकते हो रख के। ठीक है, ये चीज आपके लिए है। अब यहाँ पे ये दो चीजें और हाँ, ये हो गया आपका, ये चांदा हो गया। चांदे के बाद आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेके रखनी है। ये आप स्केल देख रहे हो ना, इसी तरीके से आपको एक स्केल लेके रखनी है, क्योंकि स्केल पे आप किस तरीके से नापोगे ये चीज देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा इससे पहले आगे नीचे बढ़ाएंगे, इससे मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, इसमें आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास प्रकार है, ये प्रकार रही। और प्रकार में इस तरीके से आप पेन को फंसा लीजिएगा या चाहे आप पेंसिल को फंसा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पेन को फंसाया हुआ था। इसमें आप यहाँ पे इसका पॉइंट देख रहे होंगे, नीचे की साइड पे इसका जो नुकन है वो है, और यहाँ पे प्रकार की नुकन देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये जो प्रकार की नोक है वो आप मान लीजिए कि आपने 22 पे रख दिया। यहाँ पे 22 पे ये बड़ी लाइन खींची हुई है, इसी पर आपने इसको रख लिया। और आपको मान लीजिए कि आपको 8 सेंटीमीटर की दूरी नापनी थी। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी नापनी थी, तो यहाँ से 21 तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 14 तक आपका 8 का नप जाएगा। तो इस पेन को, ये जो पेन की निब दिख रही है,
इसको यहां तक ले जाइएगा कि खींच के इसको, इसका क्या है, इसका शेप बढ़ा लीजिएगा। जैसे ये है ना, जैसे आप देखेंगे तो इसको थोड़ा यहाँ से इसे इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो दोनों को, और इस तरीके से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे नाप दो, यहाँ से 22 सेंटीमीटर से। ठीक है, 22, यहाँ से देखिए 22 से नापेंगे तो 8 सेंटीमीटर की दूरी आप इसमें ले लोगे। प्रकार में आप 8 सेंटीमीटर की दूरी ले लोगे। तो इस तरीके से प्रकार में 8 सेंटीमीटर की या 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितना भी लेना है वो प्रकार में आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए साथियों, ये चीज समझ में आ गई। तो अब चलिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से परीक्षा उपयोगी प्रश्न एक्सरसाइज 11, और इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अतलग उत्तरी प्रश्न है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जो कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको कराए हुए थे। आपको पता होगा हमने इनको स्टार्टिंग में ही, जब आपके कॉन्सेप्ट के वीडियो बता रहे थे हम, तभी मैंने आपको इनको समझाया हुआ था। पट्टी प्रकार की सहायता से आपको 60 अंश का, 90 अंश का, 120 अंश का कोण बनाना है। तो आप प्रत्येक की रचना लिखनी है, रचना विधि। तो ये भी मैंने आपको समझा दिए थे जब आपको कॉन्सेप्ट कराए हुए थे। ठीक है, तो रचना विधि भी बता दिया था किस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए साथियों, अब देखते हैं हम अतलग उत्तरी प्रश्न। अतलग उत्तरी प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, पहला प्रश्न देखिएगा, समकोण किस तरह का कोण होता है। तो समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप कितना होता है, 90 अंश का होता है। एग्जैक्ट 90 अंश का आपका माप होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 90 अंश का कोण बना हुआ है। देख लीजिएगा ये आपका 90 अंश का कोण बना हुआ है। ये देखिए परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इस पे 90 अंश का इनके दोनों के बीच में एंगल बना है। तो जैसे एक दीवार हो गई, ये दीवार और फर्श के बीच में 90 अंश का कोण बना होता है। आप अपने मकान में जो जिस रूम में बैठे हुए वहां पे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए, दिखने में कैसा होगा, समकोण एक सीधा कोण होता है, जैसे एक किताब के पेज के पन्ने जब जब पूरी तरह खुल जाते हैं। जब आप कोई पेज पन्ने खोलते हो तो एक स्टैंड हो जाता है, एक खड़ा हो जाता है, और एक नीचे की साइड पे फर्श का काम करता है, एक दीवार का काम करता है। ठीक है, एक दीवार और फर्श के बीच में कोण बनता है, वो आप देखेंगे तो वो 90 अंश का हो गया। यहाँ पर कागज की सीट के किनारे आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एक आपकी जो खिड़की है, खिड़की का जो फ्रेम होता है उसमें आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। अब इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि न्यून कोण क्या होता है, ये हमको बताइएगा। तो न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 अंश से कम होता है। ठीक है, तो 90 अंश से कम होगा, यानी 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, 0 से ज्यादा होगा और 90 अंश से कम होगा। यानी कि अगर हम एंगल यहाँ से जब हम करना चाहें तो 1 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री से स्टार्ट कर करके आप इसे 89 डिग्री तक ले जा सकते हो, जो आपका न्यून कोण होता है उसको। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो 0 से बड़ा 1 होता है, 90 से छोटा 89 होता है, तो इसके बीच में आपको न्यून कोण मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं कि 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए। तो बताइएगा ऐसे कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है। तो 90 अंश से अधिक, तो देखिए जो 90 अंश से अधिक होगा तो 90 अंश ही हो गया। इससे अधिक बनाना है तो मान लो थीटा कोण बनाया हमने, और यहाँ पे 180 अंश से छोटा होना चाहिए, 180 अंश से छोटा होना चाहिए। तो यानी 91 से स्टार्ट हो जाएगा, 91, 92 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और 179 तक रहेगा ये। ठीक है, 179 तक रहेगा। तो ऐसे एंगल को हम अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है, स्थिति के आधार पर कोणों के कितने भागों में कोणों को विभाजित किया जा सकता है, किन्हीं 3 कोणों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपको प्रीवियस में ही हमने जब कॉन्सेप्ट कराए तो आपको सभी कोण बता दिए थे, इसके आधार पर कितने कोण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं कराएंगे, आप प्रीवियस का वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा है रेखा व कोणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, आप यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण पॉइंट बताइएगा, यहाँ महत्वपूर्ण एक्सोम बताइएगा। तो ये भी हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है,
तो इसे भी हटा दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, पटरी व प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाइएगा। तो 30 अंश का कोण बनाने के बाद इन्होंने कहा कि कोण बनाइएगा, कोण की बात कर रहे हैं। रचना विधि भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए जैसा आप करते जाओगे वही आपको बनाना भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा चित्र, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको उचित नाप की एक रेखा खींच लेनी है। मान लीजिए ये हमने एक रेखा खींच ली, मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली। जो भी खींचना चाहो खींच लो, आपको यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या करोगे, तो पॉइंट नंबर 2 में ए बिंदु को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। तो यहाँ पर जो हमने देखिए एक रेखा जो ए बी यहाँ पे खींची है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट हमने बी मान लिया है। तो यहाँ पर यहाँ से ए से यानी ये पटरी है, ये पटरी है, पटरी में हमने यहाँ पे प्रकार की नुकर रख ली और यहाँ पर हमने जो हमारे पेन फंसा हुआ वहाँ की नुकर रख ली और 6 सेंटीमीटर की दूरी नाप ली और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हमने इस तरीके से एक चाप लगा दिया। इस तरीके से पहला चाप हमने ये लगा दिया और जो कि हमारा इस रेखा को कहाँ पे काट रहा है, पॉइंट सी पर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी हमने मान लिया पहले। पॉइंट सी यानी ए और बी तो पॉइंट मान चुके थे, तो हम सी मानेंगे, तो हमने सी मान लिया। अब सी पॉइंट पर इसने काट दिया, ठीक है, सी पॉइंट पर इसने काट दिया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सी पॉइंट पर हमने यहाँ पे जो हमारी प्रकार है, प्रकार की जो नोक है उसको हमने रखा और उतनी ही जो चाप हमारा 6 सेंटीमीटर हमने दूरी ली हुई है पटरी प्रकार से, तो उसमें जो प्रकार में दूरी है वही दूरी को हम यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और इस तरीके से चाप लगा देंगे जो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब चाप लगा देंगे तो ये जो चाप है वो डी बिंदु पर काट देगा, ठीक है, डी बिंदु पर काट देगा। अब डी बिंदु पर काट दिया तो आपको सीधा इस तरीके से इसे को मिला देना है, ठीक है। क्या कर देना है, आपको डी से ए को मिला देना है। जैसे डी से ए को मिलाओगे तो आपका ये जो एंगल है वो 60 अंश का बन जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे 60 अंश का एंगल बन गया। अब ठीक है, 30 अंश का एंगल कैसे बनाओगे, तो आपको पता है 60 अंश के, ठीक है, अगर हम 2 भाग कर दें, 60 अंश के अगर हम 2 भाग कर दें तो हमको कितना मिलेगा, 30 अंश मिलेगा। तो अब इसके हमें 2 भाग करने हैं, ठीक है। 2 भाग कैसे करें, एक बार इसको पॉइंट मान लीजिएगा, एक बार इस पर जो प्रकार की नुकन है उसको रख लीजिएगा। जब वही चाप आप लगाओगे यहाँ से, एक बार यहाँ से जब सी पॉइंट पर रखा इस तरीके से चाप लगा दिया और यहाँ पर जब हमने डी पॉइंट पर रखा तो ये एक चाप लगा दिया, ठीक है। ये दोनों चाप एक जगह पे काट रहे होंगे, देखिए इस तरीके से ये काट रहे हैं और काटने वाला पॉइंट हमने यहाँ पर ई मान लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इस तरीके से इस पे मिला देंगे। जैसे ही मिला देंगे तो ये हमारा 30 अंश का एंगल मिल जाएगा, यानी 30 अंश का हमारा जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। 30 अंश का, ये देखिए 30 अंश का बन जाएगा। तो पहले आपको 60 अंश का बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका 30 अंश का बनेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जो पॉइंट्स हैं जो लिखे गए हैं, लिखिए नीचे लिख दिए मैंने। देखिए चाप सी को केंद्र मान करके आपको क्या करना है बिंदु सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाना है और वही त्रिज्या रखनी है जो आपने चाप में ऑलरेडी ली रखी थी, जो बिंदु डी पर काटेगी और बिंदु डी पर काटेगी। अब एक बार फिर बिंदु सी को केंद्र मान करके और डी को केंद्र मान करके एक हम चाप लगाएंगे, दोनों जो हैं वो ई बिंदु पर काट जाएंगे। वही जो मैंने वहां पे करा हुआ वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आशा करते हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगले वीडियो में हम क्रियात्मक प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न आपको समझ में आए कि नहीं आए, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप जरूर से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। और आज चैप्टर नंबर 11 का आज लास्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम सीखेंगे क्रियात्मक प्रश्नों को किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए क्रियात्मक प्रश्नों में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है कि आपको यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाना है पटरी प्रकार की सहायता से, 90 अंश का कोण बनाना है, 120 अंश का कोण बनाना है, 160 अंश का कोण बनाना है और आपको 180 अंश का कोण बनाना है, वो भी किससे, पटरी प्रकार की सहायता से, ठीक है। तो आपको ये कोण बनाने हैं। तो देखिए हमने सभी कोणों को नीचे बनाया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे पहला 45 अंश का कोण देख सकते हैं, यहाँ पे 45 अंश के कोण को
बना के आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या करा है, पहले हमने देखिए एक आपको एक लाइन खींचनी है, हमने आपको बताया था इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है और लाइन खींचने के बाद इस पे पॉइंट मान लेने हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ए मान लिया, पॉइंट यहाँ पे बी मान लिया, ठीक है। अब जो प्रकार है उसमें इसकी आधे से ज्यादा दूरी को लेकर इस तरीके से चाप लगा दीजिएगा। चाप लगा दिया, जो चाप है जो आपने लगाया है वो एक पॉइंट पर काटेगा, मान लीजिए यहाँ पर डी पॉइंट पर ये सी पॉइंट पर ये काट गया, सी पॉइंट पर इसने काट दिया, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देखते जाइएगा, ठीक है। इस फिगर में आप देखते जाइएगा सी पॉइंट पर काट दिया। इस पर अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने जो प्रकार की जो नोक है उसको रखा और यहाँ से वही जो चाप में हमने प्रकार में दूरी ली हुई है उसी का हमने यहाँ पे एक चाप लगा दिया, ठीक है। जो कि हमारा कितने अंश पे काटेगा जाके, ये 60 अंश पे काटेगा जाके। यहाँ पे जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट हमेशा ये 60 अंश पे काटेगा, ये पूरा इसके साथ कितना बनाएगा, 60 अंश का बनाएगा। हमको बनाना कितने का है, हमको बनाना है 45 का, ठीक है। अब देखिए 45 का बना रहे हो तो पहले 60 का आधा बना लो, 60 का आधा बना लो, तो आधा 60 का बनाओगे 30 अंश का, 30 अंश का आपको पहले एंगल बनाना है। तो हमने बताया था किस तरीके से इसको आधा करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पे पटरी जो जो उसकी नोक है वो रखिएगा यहाँ पे जो प्रकार की, और उसमें एक चाप लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक बार यहाँ पे रखिएगा यानी बिंदु सी पर, एक बार डी पर, और इस तरीके से काट दीजिएगा। जैसे ही काट दोगे तो ये मिलाओगे तो आपका 30 अंश का निकल जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली तो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो बना हुआ। अब क्या करना है, तो अब 45 अंश का एंगल आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए वो आपको ये 30 अंश का बन गया, ये 30 अंश का बन गया, और ये आपका बन गया कितने का, 60 अंश का। तो इसके बीच में और इसके बीच में ही तो एंगल होगा वो 45 अंश का, हाँ इसके बीच में एंगल होगा। तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, दोनों को मान के इस तरीके से चाप लगा दीजिए, दोनों को लगाओगे चाप तो ये जो चाप है वो इस तरीके से मिल जाएंगे और 45 अंश का एंगल बना देंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहले हमने क्या पॉइंट माना है, तो पहले जो पॉइंट है उसमें आप देखिएगा, उसमें पहला सी पॉइंट जब हमने इसको यहाँ पे जो चाप लगाया था वो काट गया। इसके बाद हमने 60 अंश का एंगल बनाया, तो देखिए इसके साथ 60 अंश का एंगल बन गया। फिर हमने इस दोनों को पहले यहाँ पर एक बार पॉइंट को रख के, एक बार इसको पॉइंट को रख के इस तरीके से चाप लगा दिए। ये हमने दोनों चाप लगाए, इन दोनों को मिलाया तो हमको एक 30 अंश का एंगल बन गया। अब 30 अंश का एंगल बन गया तो एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर फिर से उसी दूरी को रखकर इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने काट दिया, ठीक है। एक बार इससे एक बार इससे, तो ये दोनों कट रहे हैं, जहाँ पे वही 45 अंश का एंगल बन रहा है। ओके चलिएगा, 90 अंश का एंगल बहुत बनाना आसान। क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे दो पॉइंट मान लेने हैं। तो हमने एक पॉइंट ए माना है, एक पॉइंट हमने बी माना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दोनों पॉइंट हमने मान लिए। पॉइंट मानने के बाद हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे एक चाप लगाना है, एक दूरी इसकी आधे से ज़्यादा दूरी ले लीजिए और देखिए इस तरीके से एक चाप लगा दिया गया है, ठीक है। जब ये यहाँ पे चाप लगाया गया है तो चाप जो है वो आपका सी पॉइंट पर काट रहा है। देखो यहाँ पे सी पॉइंट पर ये काट रहा है। अब सी पॉइंट पे काट रहा है, इससे आपको एक बार फिर इसको केंद्र मानना है। इस सी पॉइंट को आपको केंद्र मानना है। केंद्र मान करके उतनी ही जो आपने प्रकार में दूरी ली हुई है वही चाप एक बार फिर लगाइएगा, तो ये आपको पता होगा ये आपका कितने का बन गया, ये 60 अंश का एंगल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब के बाद क्या है, अब के बाद फिर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट को केंद्र मान करके आपने चाप लगाया, वो इधर काट गया, इधर काट गया। ये इसके साथ कितने अंश का बनाता है, 120 अंश का एंगल बनाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 60 अंश का एंगल, यहाँ पे बन गया 120 अंश का एंगल। अब इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, 90 अंश का एंगल। क्यों, क्योंकि इनको आप दोनों को जोड़ लो। तो 120 और 60 कितना हो गया, 120 और 60 कितना हो गया आपका 180, और 180 अंश का दो का भाग दोगे इसमें तो कितने का निकल के आएगा, 90 अंश का। तो 90 अंश का इन दोनों के बीच में होगा। तो एक बार इसको पॉइंट केंद्र मान लो, एक बार इसको केंद्र मान लो और चाप लगा दो, इस तरीके से लग गए चाप। अब जहां पे ये चाप लगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, सीधा 90 अंश का एंगल बनेगा, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ठीक है। ये देखिए 90 अंश का एंगल बन गया। इसी तरीके से 90 अंश का एंगल आपका बन जाएगा। 120 अंश का देखो किस तरीके से बनेगा, तो 120 अंश का तो अभी आपको बताया ही। एक बार इस तरीके से पूरा एक लाइन खींच दिया, अब इस पे दोनों पॉइंट मान लिए, एक ये एक पॉइंट मान लिया, इस तरीके से एक चाप लगा दिया, ठीक है। ये देखिए एक चाप लगा दिया, चाप लगाया, जो चाप हमारा किस पे काटा, सी पॉइंट पर।
सी पॉइंट को केंद्र मान करके एक बार, और यहाँ पे एक चाप लगा दिया, ये 60 अंश का एंगल बनता है, तो आपको बताया था मैंने। फिर इसके बाद इसको पॉइंट केंद्र मान करके एक और चाप लगा दिया, तो 120 अंश का यहाँ पे एंगल बन गया, ये 120 अंश का एंगल हो गया। ठीक है, आसान है, आसानी से बना लोगे। 160 अंश का एंगल देखिएगा, तो 160 अंश का किस तरीके से बनाना, एक मान लीजिए आपने एक लाइन खींच दी, इस तरीके से लाइन खींची, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे एक आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एक आपको अर्ध जो आपका सर्कल है उसको बना दिए। बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे सी पॉइंट पर काट गया, और यहाँ पर एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मानेंगे, वो हमने इधर एफ मान लिया। ठीक है, अब इस सी पॉइंट को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगाया, फिर हमने डी पॉइंट को केंद्र मान करके एक चाप लगाया। ठीक है, दोनों। तो देखिए साथियों, आपको फिर क्या करना है, आपने यहाँ से सी पॉइंट से केंद्र मान के एक बार चाप लगाया, तो ये ई पॉइंट पर काट गया। अब ई पॉइंट पर ये काट गया यहाँ पे ई पॉइंट। ठीक है, ई पॉइंट को केंद्र मान करके और एक बार एफ पॉइंट को केंद्र मान करके आपने दो चाप लगा दिए, इधर से एक इधर से, यहाँ पे जी पॉइंट पे काट गया। ठीक है, अब जी पॉइंट पे काट गया, तो जी पॉइंट को एक बार केंद्र मानिएगा, और एक बार यहाँ पर जो आपके लिए एच पॉइंट दिया, इन दोनों को केंद्र मानिएगा। केंद्र मान के इसको इस तरीके से ई चाप हमने काट दिया। अब इसको हम मिलाएंगे तो ये पूरा 160 अंश का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एंगल को बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो साथियों आपने ये देख लिया 160 अंश का एंगल कैसे बनाना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 180 अंश के एंगल को देखते हैं। 180 अंश का एंगल किस तरीके से बनाना है, बहुत आसान है। 180 अंश के एंगल को आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक ए बी रेखा खींच ली है, और रेखा खींचने के बाद हमने क्या करा है, इस ए बी रेखा को खींचने के बाद और हमने प्रकार में जो दूरी ली हुई है वो दूरी लेके एक उचित दूरी ले ली है, और इस ए पॉइंट को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगा दिया इस तरीके से। पूरा ये चाप लग गया ना, इस तरीके से चाप लगा दिया जो बिंदु सी पर काट गया। पहले देखिए, अब बिंदु सी को केंद्र माना है, मानेंगे हम यहाँ पे बिंदु सी को केंद्र मान करके इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, चाप जो कि हमारा बिंदु डी पर काट गया, यहाँ से आपको पता होगा ये 60 अंश का एंगल बनाया करता है, आपको मैंने बताया कई बार। इसके बाद बिंदु डी को केंद्र मान करके आपने फिर वही जो प्रकार में दूरी है आपकी, वही चाप लगाया यहाँ पर, तो ये 120 अंश का बनता है, आपको बताया मैंने कई बार, 120 अंश का एंगल। इसके बाद आपका क्या है देखिए, तो यहाँ पर इस ई पॉइंट को केंद्र मानकर हमने फिर चाप लगाया, तो इस तरीके से कट गया, तो ये सीधा यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा आपका 180 अंश का एंगल। कितना, 180 अंश का एंगल आपका बन जाएगा। ठीक है, आसानी से बना सकते हो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, वो उसमें क्या कहा गया है, इसने कहा कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की रेखाएं खींचकर उन पर क्रम से बनाइए 60 अंश का और 90 अंश का एंगल बनाइए। तो एक बार हमने 5 सेंटीमीटर जो रेखा है उसको खींचना है, उस पर हमने 60 अंश का और 90 अंश का एंगल बनाना है, फिर 6 सेंटीमीटर पे, फिर 7 सेंटीमीटर पे, 7.5 सेंटीमीटर पे बनाना है। ठीक है, तो पहले हमने 5 सेंटीमीटर पे बनाया हुआ है 90 अंश का कोण, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 सेंटीमीटर पे हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, और रेखा खींचने के बाद हमने क्या करा, इसको ए को पॉइंट केंद्र मान करके यहाँ पे हमने एक चाप लगा दिया, देख सकते हो आप, ये चाप लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक चाप लगा दिया, जो चाप हमारा सी बिंदु पर काट रहा है। अब सी बिंदु पर जो हमारा चाप काट रहा है, अब हमको क्या करना है, इस सी बिंदु को केंद्र मान करके हमको फिर से एक चाप लगाना है। देखिए ये यहाँ पे चाप लगाया गया है, देखिए यहाँ पे एक चाप लगाया गया है। अब ये सीधा इससे 60 अंश का एंगल बनाएगा, कितने का बनाएगा, 60 अंश का एंगल बनाएगा इसके साथ, तो ये देखिए 60 अंश का एंगल बना दिया। अब आपको 90 अंश का बनाना है, तो यहाँ पे बना 60 अंश का एंगल, सॉरी वहां पे मैंने लिख दिया एक बार, नीचे बना 60 अंश का एंगल। ठीक है, तो ये 60 अंश का एंगल, यहाँ पे 120 अंश का एंगल, फिर हमने डी बिंदु को केंद्र मानकर इस तरीके खींच दिया, 120 अंश का इधर एंगल बनेगा इसके साथ अगर बनाओगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का आधा करोगे, बताया था 90 तभी बनता है, तो यहाँ पर दोनों का आधा करने के लिए हमने एक बार इस पॉइंट को केंद्र मान करके, डी को एक बार ई को केंद्र मान करके हमने ये चाप लगा दिए हैं दोनों, और इस तरीके से मिलाना है, तो ये हमारा कितने का बन जाएगा, तो हमारा ये सीधा 90 अंश का एंगल बन जाएगा, इसके साथ हमारा 90 अंश का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 90 अंश का एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से आप तीनों बना लीजिएगा। देखिए ये मैंने फिर हमने 6 सेंटीमीटर की उस पर बनाया हुआ है, देखिए 6 सेंटीमीटर की जो रेखा ली है उस पर मैंने बना दिया है, आप भी बना सकते हो इसी तरीके से। फिर हमने 7.5 सेंटीमीटर पे इस रेखा को खींच करके बना दिए हैं एंगल, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमने आपको समझा दिया। अब आप आगे आपको केवल जो रेखा है उसकी दूरी बनानी है बस, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं निम्न कोणों के न्यून कोण, अधिक कोण और बृहत कोण
की पहचान कीजिए। तो आपके एक्यूट एंगल, आपके ऑब्ट्यूस एंगल, आपके जो रिफ्लेक्स एंगल हैं उनको यहाँ पर पहचानिएगा, ठीक है, तो उनकी करिएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये जो एंगल होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपके एंगल्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये देखिएगा सभी एंगल्स लिखे हुए हमने नीचे। इसके बाद इनका हमें बताना है, इनमें से फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा एंगल किसके अंतर्गत आता है। तो कौन सा न्यून कोण है, कौन कौन से आपके अधिक कोण है, कौन से आपके बृहत कोण है, ये आपको बताना है। तो आपको पहले देखिए हमने न्यून कोण डाल दिया एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया 0 अंश से ज्यादा के होंगे, 0 अंश से ज्यादा के होंगे और आपके 90 अंश से हमेशा कम के होंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री से लेकर के आपके जो ये चलेंगे वो आपके 89 डिग्री तक आपके चलेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है, और इनके बीच में आई हुई कोई भी डिग्री हो सकती है। तो उसी के बेस पे हमने निकाल लिए कितने, 10 अंश का एंगल, 89 अंश का एंगल, 54 अंश का एंगल, ये हमने 3 एंगल्स हमने इसमें निकाल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें आप देख सकते हैं 10 अंश के एंगल को यहाँ पे काट दीजिएगा, ये आपका गया, ये 54 अंश का एंगल गया। इसके बाद आप देखेंगे तो 89 अंश का एंगल चला गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो अगला है, आपको क्या निकालना, अधिक कोण निकालने हैं। तो अधिक कोण हमने देखिए ऑब्ट्यूस एंगल जो हमने अधिक कोण बोलते हैं, इसमें जो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये 90 अंश से तो ज्यादा के होते हैं और ये हमेशा ही 180 अंश से छोटे होते हैं, ठीक है। तो कहां तक होंगे, यानी 91 से ये स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे 179 तक, ठीक है। 179 तक, 91 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है। तो अब इसमें जितने भी है वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए 91 अंश का निकल आया हमारे पास, 91 अंश इसमें आ गया। इसके बाद 147 अंश, 147 अंश का निकल आया। फिर इसके बाद देखेंगे 150 अंश का निकल आया, 150 अंश हो गया। इसके बाद आप देखेंगे 178 अंश का, तो 178 अंश का एंगल निकल आया, ठीक है। तो ये एंगल्स हमारे अधिक कोण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है बृहत कोण बताइए, रिफ्लेक्स एंगल बताइएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो 180 से तो हमेशा बड़े होते हैं और जो हमेशा ही 360 से नीचे होते हैं, ठीक है। 360 अंश से नीचे के एंगल होते हैं, उन्हें बोलते हैं बृहत कोण, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से बच गए, 210 अंश का एंगल बच गया, 300 का बच गया, 222 का बच गया, ये सभी रिफ्लेक्स एंगल आपके होंगे, ठीक है। तो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। अब देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें देखिएगा त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कोट पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं एंगल, संपूर्ण एंगल होते हैं यानी कंप्लीट एंगल होता है बृहत कोण, आपके रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, संपूरक कोण आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कौन से एंगल होते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा फिगर बनाया हुआ है। दो आपकी यहाँ हमने पैरेलल लाइंस ले ली है, इसे एक त्रियक रेखा काट रही है और त्रियक रेखा काट रही है। इसके बाद इसमें जो एंगल्स बनते हैं, इंटरनल एंगल एक ये इंटरनल एंगल बन गए और इन दोनों इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का यहाँ पे जो दोनों का योग होता है वो 180 अंश का होता है, 180 अंश का एंगल का योग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हम संपूरक कोण बोलते हैं 180 अंश वाले को। एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझाऊं थोड़ा इसका, देखिए इसे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। जैसे देखिए एक ये रेखा है, ठीक है, एक ये रेखा है और ये एक रेखा है जो कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इनको एक यहाँ पर जो लाइन काट गई है वो यहाँ पे त्रियक रेखा काट गई है। इसमें कौन कौन से इंटरनल एंगल हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, दो हो गए। अब उसने एक ही ओर बताया था तो ये एक ही ओर हो गए त्रियक रेखा के। इन दोनों को जोड़कर भी आपका जो मान निकल के आएगा वो 180 अंश का निकल के आएगा। और यहाँ पर जो दूसरी ओर पे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जोड़कर भी, ये भी इंटीरियर एंगल है, इनको भी जोड़ करके 180 अंश का ही मान बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ये दोनों 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख के भी आपको समझा दिया है, देख सकते हैं आप फिगर में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम वाले कोण की माप को हमेशा हम क्या कहते हैं, क्या उसे न्यून कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, सीसा विभव कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, रिज कोण आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि 0 अंश से कैसे बताया इसने, अधिक, 0 अंश से अधिक थीटा का मान निकलेगा और यहाँ पर हमेशा 90 अंश से कम रहेगा। इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुका हूं। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया, देख लीजिए यहाँ पे
पूरा आपके लिए सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि 90 अंश से अधिक होना चाहिए, ठीक है, और 180 अंश से कम होना चाहिए, ऐसी कोण की माप को क्या बोलते हैं। तो 90 अंश से हमने बताया था अधिक, थीटा का मान निकल के आए, और यहाँ पर जो यानी आपका जो 180 अंश से कम का रहना चाहिए। तो ऐसे वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, यानी अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा लिख दिया, आप सॉल्यूशन के लिए टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं समझाता भी जा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, समकोण बोलते हैं, न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं, या आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि 90 अंश के कोण को हम समकोण बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका 90 अंश का कोण बन जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बनाकर आपको दिखाया भी हुआ है। ठीक है, आपको हमने जब पट्टी प्रकार की सहायता से भी इनको बनवाया था तो आपने वहां भी देखा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और लिखा हुआ है 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे। तो 180 अंश का जो कोण होता है आपको पता होगा इस तरीके से बनता है, और यहाँ पर इस तरीके से 180 अंश का कोण बन जाता है, और इसको हम रिज कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज कोण बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 180 अंश से अधिक और 360 से कम, यानी 180 अंश से तो अधिक का कोण होना चाहिए और 360 अंश से हमेशा कम का एंगल होना चाहिए। तो उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जिसे हम बृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे, रिज कोण होता नहीं, 180 अंश का होता है, इसे हटा दो। आसन्न कोण आपके होते नहीं, दोनों को मिलाकर के 90 अंश का कोण बनता है। बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल होता है, न्यून कोण आपके 90 अंश से कम अंश के एंगल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा मैंने लिख दिया, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ये, और ये हमेशा 180 अंश से ऊपर और 360 अंश से हमेशा नीचे। तो देखिए साथियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोण आपने मान लिया 40 अंश का और एक कोण आपने मान लिया 50 अंश का, इन दोनों को जोड़ा आपने, आपका मान आ गया कितने का, 90 अंश। तो 90 अंश आ गया, तो इसे ही हम कहते हैं, जैसे कोण 1 कोण 2, कोई भी जो मान है वो आप इससे मान सकते हैं 30 अंश 60 अंश कोई भी, परंतु आपका 90 अंश हो जाना चाहिए जोड़ के। तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, कोट पूरक कोण बोलते हैं, तो कोट पूरक वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो मान लीजिए कोई आपने एंगल माना, एक आपने मान लिया 60 अंश का एंगल, तो आप दूसरा मानो कितना, 120 अंश का एंगल। इन दोनों को मिलाकर के 180 अंश का एंगल हो जाना चाहिए। जब 180 अंश का एंगल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ठीक है साथियों, इसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए, यानी ये कोण होना चाहिए, एक ये कोण होना चाहिए, इन दोनों कोणों का योग आपका कितना हो जाना चाहिए, 180 अंश हो जाना चाहिए जोड़ के। तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे एक दूसरे के वो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आगे देखेंगे, तो आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है आपसे, कह रहा है कि वे कोण जिनके शीर्ष तथा भुजा उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन्न कोण, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कोट पूरक कोण आपके कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रिज कोण होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, आप यहाँ पे फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा क्यों हुई, क्योंकि ये देखिए इस एंगल के लिए भी काम कर रही है, और यही आपकी भुजा इस एंगल के लिए भी काम कर रही है। किसके लिए, इस एंगल के लिए भी काम कर रही है आपकी भुजा, एंगल नंबर 2 के लिए भी यहाँ पर भी कर रही है। तो ये दोनों कैसी हैं, एक एक जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, और इसका जो शीर्ष है ये शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। इन दोनों में शीर्ष कॉमन में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे आसन्न कोण जो होते हैं, शीर्ष तथा भुजाएं उभयनिष्ठ होती हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि 60 अंश का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है 60 अंश का कोण, तो समकोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो 60 अंश का एंगल है वो आपका 90 से नीचे है। 90 से नीचे वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए साथियों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है
इसमें लिखा हुआ है 35 अंश के कोण को क्या बोलेंगे, तो वो न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 90 अंश से छोटे होते हैं, तो 135 अंश 90 अंश से ज़्यादा का है। समकोण बोलेंगे, समकोण 90 अंश का होता है तो आप समकोण ऐसे नहीं बोल सकते। अधिक कोण बोलेंगे, हाँ ऑप्टिस एंगल आप बोल सकते हो क्योंकि ऑप्टिस जो एंगल होता है वो 90 अंश से तो ज़्यादा का होता है और हमेशा ही 180 से कम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिस एंगल इसी के बीच में आपका ये मान जो दिख रहा है 135 आता है आपका। ठीक है, तो इसे ऑप्टिस एंगल बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बृहत कोण बताइए। निम्नलिखित में बृहत कोण बताइए कौन सा है, तो बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल आपने देखा है, तो रिफ्लेक्स एंगल में हमेशा जो रिफ्लेक्स एंगल का मान होता है वो 180 से ऊपर होता है और हमेशा 360 से नीचे होता है। ठीक है, तो 180 से ऊपर का मतलब यानी देखिए 135 गया, 88 गया और यहाँ पर ये 180 भी गया, तो कितना बचेगा 305 अंश का एंगल बचेगा। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो आपको कई बार बता दिया समकोण कहते हैं। ये आपका 90 अंश का कोण बना हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, चैप्टर खत्म हो गया है। तो आप प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे, देख लीजिएगा साथियों, हमने बहुत अच्छी तरीके से इनको कराया हुआ है। आपको कहीं भी डाउट है आप जरूर से वीडियो को देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके साथियों, थैंक यू साथियों।